भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 144 में क्या प्रावधान है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। धारा 144 में लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य के उपबंध दिए गए हैं। इस धारा का प्रयोजन यह है कि जब किसी साक्षी की परीक्षा हो रही हो तो उससे ये पूछा जा सकता है कि जिस संविदा, दान या संपत्ति अंतरण के बारे में साक्ष्य दे रहा है, क्या वह लिखित रूप में तो नहीं था। यदि हाँ कहे तो प्रतिपक्षी उसके मौखिक साक्ष्य के बारे में आपत्ति कर सकता है। दृष्टांत: प्रश्न यह है कि क्या का ने खा पर हमला किया। गा अभिसाक्ष्य देता है कि उसने का को घा से यह कहते सुना है कि खा ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और उसने लिखा, बदला लूँगा। ये कथन हमले के लिए का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य ना भी हो या दिया गया हो। धारा 145 में पूर्ववत लेखबद्ध कथनों के बारे में परीक्षा के बारे में उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी साक्षी की उसी के पूर्व लेख कथनों के बारे में बिना उसको वो कथन दिखाए या साबित किए प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। हजारी लाल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कथन धारा 145 पर विस्तार से प्रकाश डालता है। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 162 के अंतर्गत किसी भी परीक्षण या जांच किसी सूचना का प्रयोग वर्जित किया गया है जो किसी व्यक्ति ने पुलिस को किसी विवेचना में साक्ष्य बताई हो। अपवाद केवल यह है कि धारा 145 में बताए गए तरीके के अनुसार उस व्यक्ति की गवाही का खंडन करने के लिए पूर्व कथन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न: धारा 146 प्रतिपरीक्षा में साक्षी से सभी सुसंगत तथ्यों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त उससे सील के बारे में भी प्रश्न किया जा सकता है। धारा 146 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2002 के संशोधन द्वारा अंत में एक परंतु जोड़ा गया। 2013-2018 में भी संशोधन किया गया। वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है: जब कि साक्षी से परीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति उसकी सत्यवादिता रखने परखने की है, ये पता लगाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है। उसकी सील का दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्न का उत्तर उसे प्रत्यक्षता या परोक्षता अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या किसी सस्ती या समावरण के लिए उच्छन्न करता हो, प्रत्यक्ष परोक्ष उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो। परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 का, 376 का खा, 376 खा, 376 गा, 376 घा, 376 घा का, 376 घा खा, 376 अड़ा के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे अपराध को करने के लिए किसी अभियोजन में जहां संपत्ति का प्रश्न विद्यमान है, वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। तदनुसार धारा 155 का अपराध 4 को भी निरस्त कर दिया गया। साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, धारा 147 में बताया गया है। धारा 147 146 के उपबंधों का पूरक के रूप में है। धारा 147 कहती है, यदि सील के बारे में पूछा गया प्रश्न सुसंगत तथ्यों के बारे में है तो धारा 132 के उपबंध लागू हो जाएंगे। अरमुगा नायर बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1976 SC 2588 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह के परिसाक्ष्य का केवल इस खंडन नहीं
इसलिए खंडन नहीं किया जा सकता कि उसके पहले उसे किसी खून की सज़ा मिली थी। इतने लंबे काल से उसकी विश्वसनीयता सुधार जा सकता है। सील से संबंधित प्रश्नों के बारे में न्यायालय का विवेक है। धारा 148 ये बात न्यायालय के विवेक पर छोड़ देती है कि किसी साक्षी को सील के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश किए जाएं या नहीं। प्रश्न करने के लिए युक्तियुक्त आधार धारा 149 में बताया गया है। साक्षी के सील को फालतू आक्रमण से बचाने के लिए एक दूसरा उपबंध है कि कोई भी लांछन लगाने वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जब तक कि प्रश्नकर्ता को युक्तियुक्त आधार यह विश्वसनीय न हो जाए कि लांछन सही और सुआधारित है। कोई भी ऐसा प्रश्न जैसा कि धारा 148 में निर्दिष्ट है नहीं पूछना चाहिए जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने की युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन जिसका उससे प्रावरण होता है सुआधारित है। किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कौन क्या डकैत है, ये युक्तियुक्त आधार है। युक्तियुक्त आधार के बिना प्रश्नों को पूछे जाने की व्यवस्था न्यायालय की प्रक्रिया। जब न्यायालय का यह विचार है कि ऐसे प्रश्न बिना युक्तियुक्त आधार से पूछा गया है तो न्यायालय ऐसे वकील के मामले में उचित कार्यवाही हेतु न्यायालय में भेज सकता है। ये धारा 150 में दी गई है। धारा 150 के अनुसार यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया हो तो यदि वह बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटॉर्नी द्वारा पूछा गया है तो वह मामले की परिस्थिति उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को जिससे ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील, अटॉर्नी अपनी प्रवृत्ति का प्रयोग के अधीन है रिपोर्ट कर सकेगा। अवशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न धारा 151 द्वारा न्यायालय को अवशिष्ट या कलंकात्मक प्रश्न पूछने से रोकने की शक्ति दी गई है। ऐसे प्रश्न चाहे प्रस्तुत मामले में संबंध रखता हो तो न्यायालय उसे रोक सकता है। ऐसे प्रश्न पूछने की अनुज्ञा मिल सकती है यदि वह विवेकक तथ्य निर्धारण में या उसके अस्तित्व जानने में सहायता करे। धारा 151 के अनुसार न्यायालय किन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है जिन्हें अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध करेगा। जब तक कि विवेकक तथ्य के उन विषयों के संबंध में ना हो जिनका ज्ञात होना अवधारित करने के लिए आवश्यक है। विवेकक तथ्य थे या नहीं अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्न भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के अंतर्गत आते हैं। धारा 152 के अनुसार न्यायालय ऐसे प्रश्नों का निषेध करेगा जो उसे प्रतीत होता है वह अपमानित या क्षुब्ध करने का आशयित हो या जो विवेकक विषय में उचित है तथापि रूप से न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि यह आवश्यक तौर पर संतापकारी है। साक्षी के उत्तर का खंडन धारा 154 में बताया गया है। धारा 154 द्वारा साक्षी के सील को सुरक्षित रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण उपबंध दिया गया है। जब किसी साक्षी ने अपने सील के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया है तो जो भी उसका उत्तर हो उसके उत्तर का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय को प्रस्तुत मामले में सही तथ्य जानना होता है, किसी साक्षी के सील का विचारण नहीं करना होता है। इसलिए उसके सील को परखने की बात में मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए। जो भी उत्तर साक्षी ने दिया है उसके साथ ही प्रश्न बंद कर देना चाहिए। दृष्टांत: किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी पद से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। ये इससे इनकार करता है। ये दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 153 के उपबंध के अनुसार ये दर्शित करने के लिए बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया साक्ष्य अग्राह्य होगा।